हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटर स्टडी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 यानी कि सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, वृत्तीय गति और रेखीय गति के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एनटीए-डीयू, टेट, सीटेट या अन्य कोई एग्जाम जिसमें भी फिजिक्स पोर्शन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप हमारे एंटर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए फिजिक्स का एक लेक्चर, एक चैप्टर अपलोड कर रहा हूं, जो कि अपकमिंग 10-15 डेज में आपका फिजिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, विथ थ्योरी, विथ न्यूमेरिकल थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें फार्मूले सारे हैं, सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छी तरीके से मैं अपना पूरा 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ उसमें। और बाकी इसके बाद हम दूसरा पार्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट करेंगे। सेम सीक्वेंस में चैप्टर वाइज हम कराएंगे विथ फार्मूले, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बाहर ना जाए जो आपको ना पता रहे। तो ये सब मेरा टारगेट है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो मेरे वीडियो शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको साइंस पोर्शन पढ़ना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। जैसे सिंपली आपको सब्सक्राइब करना है तो यूट्यूब चैनल से आप सीधे एंटर स्टडी सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले पोजीशन पे जो चैनल आएगा वही हमारा एंटर स्टडी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपली आपके पास पीडीएफ है हमारे लेक्चर का, ये सारे पीडीएफ मैं अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, आपके पास पीडीएफ है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करें सब्सक्राइब पे, या फिर एंटर स्टडी पे क्लिक करें, सीधे आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो इतना आपको करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल, स्लोप ऑफ ए कर्व्ड पाथ, एक वक्र पथ का जो स्लोप है, ढाल, उसके बारे में देखेंगे। जहाँ पे हमारी गाड़ी मूव करेगी तो उसका अधिकतम सुरक्षित चाल क्या होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्र बल देखेंगे, इस पे कौन कौन से एग्जाम्पल बनते हैं हमारे एग्जाम में। एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहे पिंड पर केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्र बल FC कहते हैं, FC से डिनोट कहते हैं। इस बल के अभाव में वृत्तीय गति संभव नहीं है, यानी कि जो भी वस्तु, पिंड या फिर ग्रह वृत्तीय गति कर रहे हैं उसमें अभिकेंद्र बल जरूर कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होती है, जो वृत्ताकार पथ है उसके केंद्र की ओर होती है। ठीक है, केंद्र पर लगने वाले त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, जिसे AC से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले निकल के आते हैं सीधे, जो आपको याद रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे फिगर के माध्यम से हमारा FC और AC है। FC क्या है, अभिकेंद्र बल है जो अंदर की तरफ कार्य कर रहा है। AC जो है अभिकेंद्र त्वरण है जो अंदर की तरफ कार्य करेगा। ठीक है, ये जो एक वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो हम देखते हैं क्या फार्मूला बनता है, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिशील है तो अभिकेंद्र त्वरण AC क्या होगा, v²/r होगा। अभिकेंद्र बल क्या होगा, mv²/r होगा। इसी प्रकार से चूंकि ये वृत्तीय गति है यानी कि सर्कुलर मोशन है, तो इसमें कोणीय वेग उत्पन्न होगा ओमेगा क्या होता है 2πn, n जहाँ पे क्या है, आवृत्ति है, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। =2π/t यानी कि 2π/t भी फार्मूला होता है, क्योंकि n क्या होता है 1/t, जहाँ पे हमारा क्या है, t क्या है, आवर्तकाल है, n आवृत्ति है। तो इतने फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाए या फिर कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं, जो अभिकेंद्रीय त्वरण और बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, आपको ऑलरेडी बता चुका। लेकिन जो वेग की दिशा होती है वो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, यानी कि पार्टिकल मूव हो रहा अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉइंट पे होगा, तो उस पॉइंट पे जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे वो हमारे
बेग की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जो फिगर था हमारा, जैसे सपोज हमारा पिंड इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा, ये हमारी क्या है, बेग की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे कहीं हमारा पिंड पहुँचा है या वस्तु जो मूव कर रही पहुँची है, तो यहाँ हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, यही क्या होगा, हमारे बेग की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके अनुप्रयोग के बारे में देख लेते हैं, यानी कि एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से इनके एप्लीकेशंस बनते हैं, अनुप्रयोग जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। धागे का तनन बल, यानी कि आप एक धागा लेते हैं, उसको पत्थर बांधते हैं, उसको घुमाते हैं, तो उसमें जो टेंशन फोर्स उत्पन्न होगा वो अभिकेंद्रीय बल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमें हेल्प करता है अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करने के लिए। विद्युताकर्षण बल, ठीक है, नाभिक में जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार पथ में, तो उनके बीच में हमारा क्या होता है, एक विद्युताकर्षण बल होता है जो अपकेंद्र बल में परिवर्तित हो जाता है। सिमिलर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है जो प्लैनेट यानी कि ग्रह और सूर्य के बीच में लगता है, वो हेल्प करता है हमारा अपकेंद्रीय बल के रूप में। ठीक है, वृत्तीय गति में उत्पन्न घर्षण बल, यानी कि वृत्ताकार पथ पर कोई गाड़ी अगर ट्रेवल कर रही है तो उसके टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होता है जो कि अपकेंद्र बल के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे इन सारे का मैं फिगर दिया हूँ, इन सारे एग्जाम्पल को फिगर के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ आपके सामने फिगर है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एक लड़की है जो एक बॉल को जो है धागे से बांध के घुमा रही है वृत्ताकार पथ में, तो इसमें क्या है, अंदर की तरफ एक बल लगेगा जिसे हम अपकेंद्रीय बल करेंगे। ये बल कैसे क्यों उत्पन्न होगा, ये धागा जो है इसमें टेंशन फोर्स यानी तनन बल या तनाव बल के कारण अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है, पहला केस। सेकेंड केस क्या है, एक गाड़ी है जो वृत्ताकार पथ पे मूव कर रही है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, अधिकतम सुरक्षित चाल क्या होगी गाड़ी की, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। अब इसमें क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ बनेगा, तो इसका एक केंद्र होगा, एक केंद्र की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अपकेंद्र बल कार्य करेगा, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल के कारण। घर्षण बल क्या होगा, जो हमारी गाड़ी का पहिया है और जो रोड है उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा, उसके कारण से अपकेंद्र बल उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर आगे हम देखें सिमिलर, तो इसमें जैसे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का केस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, केंद्र में है, नाभिक में है, और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में चक्कर लगा रहा, तो इनके बीच भी क्या कार्य करता है, अपकेंद्र बल, जो कि क्या है, अपकेंद्र बल जो वर्क करता क्या है, वैद्युत आकर्षण बल की वजह से। ठीक है, इसी प्रकार से सन है हमारा, उसके बाहर क्या है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो यहाँ भी हमारा अपकेंद्र बल केंद्र की ओर कार्य करेगा जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। वक्र पथ की ढाल यानी कि स्लोप ऑफ ए कर्व्ड पाथ, यदि कोई पिंड m द्रव्यमान का हो, वक्र पथ की त्रिज्या r हो तथा ढाल थीटा हो, तो अधिकतम सुरक्षित चाल v क्या होगा, अंडर रूट r g tan थीटा, जहाँ r क्या है, वक्र पथ की त्रिज्या है, g गुरुत्वीय त्वरण है, थीटा क्या है, ढाल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यही इसका अधिकतम चाल होगा। यानी कि अगर हम रेडियस जो है, रेडियस और गुरुत्वीय त्वरण और tan थीटा की वैल्यू रख करके अधिकतम चाल फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे अधिक चाल पर अगर कोई व्हीकल मूवमेंट करता है तो उसके पलट जाने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि अगर आपका गाड़ी का वेट 100 किलोग्राम है, एक गाड़ी का वेट 150 किलोग्राम है, तो उनके लिए अलग अलग अधिकतम सुरक्षित चाल नहीं होगा, एक ही होगा। उनके द्रव्यमान का फार्मूले पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप फार्मूला देख रहे हैं, इस फार्मूले में v √r g tan थीटा में m नहीं है, यानी कि व्हीकल के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप फिगर में इसको समझ सकते हैं। ऐसे रोटेट करेगा, इसकी स्पीड कितनी होगी, अंदर की तरफ एक सेंटीपिटल फोर्स कार्य करेगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण उत्पन्न होगा। ऑलरेडी मैंने आपको सब बता चुका। अब देखिए, असमान चाल से वृत्तीय पथ पर गति के कारण उत्पन्न त्वरण। जब असमान चाल से कोई पिंड, वस्तु या ग्रह जो है अगर वृत्तीय गति करेगा तो उस कंडीशन में दो त्वरण उत्पन्न होते हैं, एक अभिकेंद्र त्वरण, एक स्पर्श रेखीय त्वरण। जो अभिकेंद्र त्वरण होता है वो केंद्र की ओर कार्य करता है, जो स्पर्श रेखीय त्वरण हो स्पर्श रेखा की ओर कार्य करता है। ठीक है, जैसे आप फिगर में समझें तो जो इसमें अपकेंद्र त्वरण कार्य कर रहा है, देखिए केंद्र की ओर ऐसी कार्य कर रहा है,
और जो आसपास रेखीय इस पे कार्य कर रहा त्वरण वो 80 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। तो अब यहाँ पे दो त्वरण उत्पन्न हो गए हैं, तो फार्मूले में हमें एक ही त्वरण यूज करना होता है। तो इनका एक परिणामी त्वरण होगा जो कार्य करेगा इस वस्तु पे, पिंड पे। तो उसको हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसा कि आपको पहले फार्मूला बताया जा चुका, किसी दो फोर्स का परिणामी फोर्स निकालना हो तो परिणामी बल निकालना तो कैसे करते हैं, R = √p² + q² + 2pq cos थीटा। तो यहाँ पे त्वरण है तो हम क्या किए, √AC² + AT² + 2AC × 80 cos 90। तो cos 90 का वैल्यू जैसे आपको पता है 0 होता तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, R = √AC² + AT²। और AC आपको पहले ही बता दिया, जो अब केंद्रीय हमारा त्वरण होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, V²/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रख करके हमें हमारे पास आसपास रेखीय त्वरण का मान दिया रहेगा तो हम परिणामी त्वरण फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं अपकेंद्र बल की तरफ, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। अपकेंद्र बल का परिणाम जो है अभिकेंद्र बल के परिणाम के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होता है। जैसा कि आप क्रिया प्रतिक्रिया के न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में देखे हैं कि कोई भी बल होता है उसके विपरीत बल एक कार्य करता है जिसकी परिणाम उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे भी अपकेंद्र बल एक केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, तो अपकेंद्र बल जो है केंद्र से बाहर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया। ठीक है, वॉशिंग मशीन में क्या है, वॉशिंग मशीन में हमारा एक ड्रम होता है ऐसे, और इसका जो सरफेस होता है ये रफ होता है। इसमें हम कपड़े रख देते हैं और जब इसको घुमाते हैं तो ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, अपकेंद्र बल के कारण कपड़ों को बाहर भेजता है और इसकी जो दीवारें होती हैं ये रफ होती हैं, जिसके कारण से हमारे कपड़े को साफ करने में हेल्प मिलती है। इस प्रकार से दूध से मक्खन का अलग होना, अपकेंद्रीय पंप हैं कुछ। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे अपकेंद्र बल पर आधारित हैं। आगे हम देखते हैं कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। कोणीय संवेग कोणीय गति को बताता है, जैसे कि आप रेखीय संवेग रेखीय गति को बताता है। ठीक है, तो कोणीय संवेग की फार्मूला क्या होता है, mv/r, जहाँ m द्रव्यमान है, v वेग है, r त्रिज्या है। और कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, यानी कि फार्मूला हमारा बन रहा है mv/r। m जो है द्रव्यमान है पिंड का, v वेग है, r जो है त्रिज्या है। तो इनमें से हम किसी चीज़ को अगर बढ़ाएंगे तो हमारा कोणीय संवेग की वैल्यू बढ़ेगा। अगर मान लो पिंड जो है अधिक द्रव्यमान का पिंड यूज करेंगे हम तो वो कोणीय संवेग अधिक होगा। वेलोसिटी अगर अधिक करेंगे तो कोणीय संवेग अधिक होगा। अगर हम वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ा देंगे तब भी कोणीय संवेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस पर आधारित कुछ हम संरक्षण सिद्धांत देखने के बाद कोणीय संरक्षण का सिद्धांत देख लेते हैं। इसके बाद इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उसके थ्रू हम इसके संवेग संरक्षण सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित न हो, ये ध्यान रखना कि उस पर बाहर से कोई जो है टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण कार्य न करे, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, उस वस्तु पर कुल कोणीय संवेग यानी कि संरक्षित रहेगा, mv/r = नियतांक होगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज यदि किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है तो ज्यों-ज्यों धागा अंगुली पर लिपटती है त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान देना, अगर आप एक धागा ले लें, उसमें एक पत्थर बांध लें छोटा सा, उसको आप घुमाते हैं, धीरे धीरे आप एक फिंगर पे उस धागे को लपेटते जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके रेडियस जो है वो कम होता जाएगा, यानी कि त्रिज्या जो है वो कम होती जाएगी। इस वजह से वेग जो है बढ़ता जाएगा, यानी कि रेडियस जो है कम होगा और वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि ओवरऑल अगर हम फार्मूला देखें mv/r, इसमें हमारा रेडियस कम हो रहा, सेम रेस्पेक्ट में उसी के रेस्पेक्ट में हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट पे हमारा जो mv/r होगा यानी कोणीय संवेग होगा उसकी वैल्यू बराबर होगी, यानी कि संरक्षित होगी। सपोज अगर हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं 20 है तो हर एक पॉइंट पे वो 20 ही होगा। अगर धागे की हमारी जो रेडियस है यानी कि उसकी जो त्रिज्या है वो कम होती जा रही है तो उसी रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि हर एक पॉइंट पे हमारा जो mv/r है क्या है, अगर हम 20 माने हैं तो हर एक पॉइंट पे 20 आएगा। तो यही हमारा क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, ये इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। ठीक है,
आप अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स पढ़िए, नोट्स अच्छे से बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, मैंने टारगेट फिक्स कर दिया है। फिर इस लेक्चर को बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ, फार्मूले के साथ और विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने का टारगेट है। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।